की शाम, लेखक के नाम। इंदिरा पब्लिशिंग हाउस की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम जिस पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह एक ऐसे भारत के बारे में है जिनके नागरिक स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल बाद भी देश को तो छोड़िए अपने आसपास के ही इतिहास से बेखबर और सुप्त अवस्था में है। सुप्त कहना भी ठीक नहीं, वे बिल्कुल मूर्छित हैं। अपने आसपास अतीत में क्या हुआ और अभी क्या चल रहा है इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वे आने वाले कल के सुनहरे सपनों में खोए हुए हैं। अतीत उनके लिए बेमानी है। उन्हें कुछ अर्थपूर्ण चाहिए। अर्थ केंद्रित हमारे समाज में अतीत की समृद्ध विरासत एक व्यर्थ विचार है। लोगों की यह उदासीनता और बेफिक्री स्पष्ट रूप से आत्मघाती है। यह मानना है हमारे आज के लेखक श्री विजय मनोहर तिवारी जी का, जिनकी पुस्तक जागता हुआ कस्बा पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, पुस्तक लिखी है जागता हुआ कस्बा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, मैं आपको लेखक का परिचय देना चाहूंगी। श्री विजय मनोहर तिवारी जी वर्तमान में मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत है एवं देश के प्रतिष्ठित बहुकला केंद्र भारत भवन में न्यासी हैं। मीडिया में लगभग 2.5 दशक की सक्रियता के दौरान आपने भारत के मध्यकाल के इतिहास के विनाशकारी पहलुओं पर पैनी निगाह रखी है। आपने 5 सालों तक भारत की लगातार 8 यात्राएं की है। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में प्रिय पाकिस्तान, एक साध्वी की सत्ता कथा, आधी रात का सच, भारत की खोज में मेरे 5 साल पुस्तकें प्रख्यात हैं। आपको यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज और डायरी लेखन के लिए अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। आपको गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार, माधवराव सप्रे पुरस्कार, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। तो दर्शकों, जैसा कि आज हम ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो कोई नेटवर्क इशू या टेक्निकल इशू कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए क्षमा करिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस कार्यक्रम। तो चलिए इस पुस्तक पर चर्चा शुरू करते हैं अपन। सर, हम जानते हैं कि आपको यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज, डायरी लेखन इत्यादि के लिए कई पुरस्कार मिले हैं और लेखन क्षेत्र में आपकी सक्रियता को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि आपकी साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या रही होगी। तो मेरा प्रश्न पहला आपसे यही है कि आपको लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली। दीपाली जी, साहित्यिक प्रेरणा मेरी कुछ नहीं रही है। मैं मैथमेटिक्स का विद्यार्थी था कॉलेज में। अच्छा। कॉलेज में मैंने मैथमेटिक्स में एमएससी किया है जी। और मैंने टीचिंग किया है 1 साल कॉलेज में। ओके जिस ओके। जिस कॉलेज में मैंने एमएससी किया था उसी कॉलेज में मैंने एक साल अध्यापन किया है गणित का। और अच्छा। एक ही साल में मुझे ये समझ में आ गया कि ये गणित मेरे लिए नहीं है और मैं गणित के लिए नहीं हूँ। मेरा गणित सबसे ज्यादा कमजोर था, जिंदगी के गणित तो बिल्कुल नहीं जानता था। अच्छा। तो कुछ साहित्यिक रुचियां ऐसी थी कि कुछ किताबें पढ़ते थे हम, साहित्यिक किताबें। स्कूल कॉलेज के जमाने से ही कुछ ऐसे उपन्यास, प्रेमचंद को हम सब ने पढ़ा है, हम किसी भी विषय हाँ। में निकले हों, लेकिन कुछ ऐसे रचनाकार भारत के हैं जिनको हम सब पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। तो फिर मैं हुआ ये कि मैं पत्रकारिता में चला गया, क्योंकि लिखने का कुछ शौक मेरी माँ ने मुझे लगाया था। मेरी माँ मुझे कहती थी कि कुछ अच्छा लिखते रहो और अच्छा पढ़ते रहो तो एक दिन अच्छा लिखना पढ़ना सीख जाओगे। तो वो क्रम मेरा चलता रहा और फिर मैं अखबारों में आ गया। मैं मीडिया के क्षेत्र में आ गया। मुझे लिखने का शौक था, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए कुछ ठीक जगह होगी जहां मैं कुछ लिख सकूंगा, कुछ ओके। पढ़ सकूंगा। तो मैं टीचिंग का काम छोड़कर मैं जर्नलिज्म में आ गया और मैं फिर 25-27 साल मेरे उसमें बीते। और अच्छा। इस दौरान मैं अखबारों में भी रहा, चैनल में रहा, फिर अखबारों में रहा, तो और अलग अलग शहरों में रहा। और जब आप ओके। मीडिया में होते हैं, और मैं डे वन से रिपोर्टिंग में रहा, तो अलग अलग विषयों पर कवरेज के लिए मुझे अलग अलग तरह के विषयों में जाने का एक अवसर मिला, जो जिसने मेरी लिखने की जो एक प्रवृत्ति थी, शौक था, उसको मुझे
काफी खुराक दी और काफी ईंधन दिया। हाँ हाँ। तो अखबारों में मेरे लंबे कई साल गुजरे। इसी दौरान मैं एक ऐसी भूमिका में गया जब मैंने पूरा भारत 5 सालों तक लगातार केवल घूमा। मैंने कोई दूसरा काम नहीं किया। कुछ अच्छी स्टोरीज के लिए मैं देश के कोने कोने में लगातार 5 वर्षों तक औसत 8 बार मैंने पूरा भारत घूमा है। तो जब मैं इस रोल में गया तो फिर लिखने के लिए तो फिर एक अनंत आकाश जैसे खुल गया मेरे लिए, क्योंकि वो जिन स्टोरीज के लिए मैं पूरे देश में घूमा हूँ तो वो सब जी। अलग 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 विषयों की स्टोरी थी। कभी मैं चुनाव कवर करता था, कभी मैं कोई सामाजिक विषय पे कोई स्टोरी होती थी, कभी कोई कम्युनल राइट पर मैं ग्राउंड पे जाके कवर करता था, कभी कोई मौसम के लिए, कभी आर्कियोलॉजी के लिए। तो इस वजह से मैं पूरे देश के सारी राज्यों में गया, सारी राजधानियों में गया, लगभग सारे तीर्थ मैंने, उत्सव जितने भारतवर्ष में होते हैं अलग अलग राज्यों में, सारे उत्सव मैंने वहां जाकर कई कई दिनों तक देखे। तो मैंने सारे राज्य, सारी राजधानियां, सारे तीर्थ और सारे नदी पहाड़ समंदर सब खंडहर सब जगह जाने का मुझे एक अवसर मिला। और फिर उस पर मेरी एक किताब, जिसे आपने अभी जिसका उल्लेख किया, भारत की खोज में मेरे 5 साल, तो वो किताब मेरी 2015-16 में छपकर आई। तो अच्छा। इस तरह से ये सारा लिखने का, पढ़ने का, भ्रमण करने का, रिपोर्टाज लिखने का, यात्राओं में जाने का और फिर उनके वृत्तांत लिखने का एक ऐसा क्रम चला जो अब तक चल ही रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो लिखने की दुनिया, पढ़ने की दुनिया और वो सब एक साथ चलता रहा। और उसमें अखबारों में रहना, मीडिया में रहना मेरे लिए एक सुखद संयोग रहा। हो सकता है मैं टीचिंग में होता तो इतने सारे अवसर ना तो मुझे लिखने के मिलते, ना पढ़ने के मिलते, ना समय मिलता। मैं क्यों 5 साल तक लगातार भारत को घूमता रहता? अगर मैं अध्यापन में होता तो मैं कॉलेज की उसी काम में ही लगा रहता। तो इस मीडिया में आने का जो एक मेरा निर्णय था या जो ईश्वरीय योग था, उसने मुझे, जो मेरी नैसर्गिक वृत्तियां थी लिखने की, पढ़ने की, उसको मैंने कहा कि बहुत लगातार खुराक और लगातार ईंधन दिया है। जी जी। ये बहुत बढ़िया सर, आपने लेखन का काम भी बहुत अच्छा किया है। और ये बुक मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे शायद ही कोई बुक मतलब अवेलेबल होगी मार्केट में, मुझे है ना, बिल्कुल। ये इसलिए टॉपिक ये टॉपिक ऐसा एक अनायास आया हुआ विषय है। मैं, जैसा कि बात हुई अपनी कि मैं कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हूं जो जो कविताएं, कहानियां या उपन्यास अपने एक बहुत ही पीसफुल हाँ। एटमॉस्फेयर में आसपास बड़ी शांति से ड्राइंग रूम में अपनी स्टडी में बैठकर हम बड़े चिंतन करें और फिर कोई कविता लिखें, कोई कहानी या कोई उपन्यास की रचना करें। तो ये काम वैसा नहीं था। मैं अखबारों में और चैनलों में रहा हूं तो लगातार ग्राउंड पे भारत के कोने कोने में जाना और वो पूरी जो एक जिंदगी में रहना और उसी विषयों पे लिखना। तो ये जो विषय इस पुस्तक का है, ये ऐसे ही एक विषय आया। ये मेरे एक संपर्क में हमारे काफी देश के जाने माने इतिहासकार हुआ करते थे जिनका नाम है डॉक्टर सुरेश मिश्र। ये सौभाग्य से मुझे मिले, मेरी यात्राओं के दौरान मुझे भाग्य से ये मिले। और अच्छा। और मेरी चूंकि इतिहास को जानने की, इतिहास को पढ़ने की, भारत के इतिहास में एक गहरी गोते लगाने की एक शौक भी था इसमें, इस दौरान। तो डॉक्टर सुरेश मिश्र से जब मेरी मुलाकात हुई तो वो एक जानकार थे और मैं एक इतिहास का जिज्ञासु था। तो हम दोनों ने ये तय किया कि हम कुछ ऐसे इलाकों में जाएंगे, कुछ ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस की यात्रा करेंगे जहां आमतौर पर कोई जाता नहीं है, या ऐसे मशहूर इलाकों में जाएंगे जहां जाते तो बहुत लोग हैं लेकिन उन जगहों पे जाएंगे जहां कोई नहीं जाता है, एकदम वीरान पड़े हुए, उपेक्षित, कोई मंदिर, कोई महल, कोई किले, कोई खंडहर, ऐसी जगहों पे हम जाएंगे। और हिंदुस्तान में ये कोने कोने में भरपूर है जहां कोई झांकने जाता नहीं है। हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा है जहां हम कभी नहीं जाते। हम बहुत पॉपुलर प्लेसेस पे जाते हैं, हम कुतुब मीनार दिखाएंगे, ताजमहल दिखाएंगे, सांची के स्तूप दिखाएंगे, कुछ दक्षिण भारत के मंदिरों की सैर कर लेंगे। लेकिन जो बहुत वीराने में उपेक्षित, जो कहीं संरक्षित भी नहीं है, न राज्य सरकार के द्वारा न केंद्र सरकार के द्वारा, और लावारिस पड़े हुए ऐसे इतिहास के अनेक स्मारक हमारे आसपास ही हैं, दूर दूर तक हैं। तो सुरेश मिश्र जी के साथ में तय ये हुआ कि हम ऐसी जगहों पे जाएंगे जहां कोई जाता नहीं है और वो एक हम हेरिटेज वॉक करेंगे। तो हमने उसको एक डिजाइन इस रूप में किया कि इतिहास में एक जानकार और एक जिज्ञासु की जुगलबंदी। और हम पहली दफा, बीच में फिर 1 डेढ़ साल ये कोरोना में खराब हुआ,
और हमारा ये विचार बना रहा कि हमें ऐसी जगहों पे जाना है। तो जैसे ही पहला जो जो अटैक कोरोना का था, जब वो थोड़ा शांत हुआ, तो 2021 के जनवरी महीने में हम इस उदयपुर नाम की जगह पर पहुंचे, जो राजस्थान का प्रसिद्ध उदयपुर नहीं है, ये मध्य प्रदेश का एक उपेक्षित उदयपुर है, बिल्कुल हाशिए पे पड़ा हुआ एक सोया हुआ सा कस्बा, और भोपाल राजधानी से 150 किलोमीटर फासले पर है। मैं बहुत बचपन से यहाँ जाता रहा था, तो डॉक्टर मिश्र को लेके मैं यहाँ गया और हम दोनों ने पूरा दिन वहां बिताया। अब इस जगह की जो महिमा है वो बहुत ही अजीब है, और हमें एक बड़ा सुखद सौभाग्य हमारा ये है कि इस पूरे 1000 साल के पिछले इतिहास में भारत के जो अंधड़ गुजरे हैं इतिहास के, और उसमें जो मिटा है, भारत का जो सर्वनाश लगभग हुआ है, उसमें ये कस्बा किसी भाग्य से बचा रह गया। ये मंदिर जो जिसके कारण ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, बहुत कम लोग यहाँ जाते हैं। तो इस मंदिर की वजह से इसकी प्रसिद्धि है उदयपुर की, जो लगभग 950 साल पुराना बनकर तैयार, और इस पूरे इलाके में अपनी पूरी ऊंचाई में बचा रह गया एकमात्र मंदिर है। इस इलाके में जितने भी मंदिर हैं वो सब खंडित हैं, और वो किसी भूकंप की वजह से नहीं गिरे हैं, वो गिराए गए हैं, वो तोड़े गए हैं। वो पूरे 600-700 साल के इतिहास में जब हम देखते हैं कि दिल्ली पर जब तुर्कों का कब्जा हुआ है, उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान को जिस तरह से रौंदा गया है, तो उसकी चपेट में ये सब आया है। लेकिन ये किसी तरह बचा रह गया, इसको तोड़ने की कोशिश हुई है, इसको भी मिटाने की कोशिश हुई है, इसके इंस्क्रिप्शंस उसमें मिलते हैं, तो ये बचा रह गया। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक है, लेकिन इस मंदिर के कारण तो लोग आते हैं दर्शन करने दूर दूर से। लेकिन ये पूरा एक हेरिटेज टाउन है जिसमें बहुत सारी चीजें देखने लायक हैं, इसमें बहुत कुछ बचा रह गया है आज भी। तो डॉक्टर मिश्र के साथ हमने एक पूरा दिन बिताया था वहां, और हमने कुछ ऐसी चीजें वहां देखी कि लौटने के बाद मैंने अपने ट्विटर पर, अपने फेसबुक पेज पर, मुझे कुछ लोग पढ़ते हैं, तो मैंने जिस भी सोशल मीडिया की जितनी जितनी क्षमता है, मैं 150 शब्द अगर ट्विटर पर लिख सकता हूं, तो मैंने 3 फोटोग्राफ के साथ एक ट्वीट किया मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, और टूरिज्म मिनिस्टर को। 3 लोगों को मैंने 3 पिक्चर उदयपुर के ट्वीट किए, एक 150 शब्दों का टेक्स्ट, और 1000 शब्दों की एक कॉपी अपने फेसबुक पेज पे लिखी। मुझे कुछ लोग वहां पढ़ते हैं, और इसकी लिंक मैंने व्हाट्सएप पर कुछ एडिटर्स को, कुछ पत्रकार मित्रों को, दिल्ली, भोपाल, इंदौर में मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनको मैंने भेजी। तो मैंने सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, इसमें ट्विटर का किया, फेसबुक का किया, और व्हाट्सएप का किया। हम दिन भर इनका उपयोग करते हैं, लेकिन इस सोशल मीडिया की जो शक्ति है, जो ताकत है, उसका सकारात्मक कैसे उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसका ये बहुत अद्भुत उदाहरण है कि जैसे ही हमने ये ट्वीट किए, तो जो प्रॉब्लम हम वहां उदयपुर में देख कर आए थे नाजायज कब्जों की, वो अगले 15 दिन में वहां जो काम शुरू हुआ है, और 2-3 महीने के अंदर जो कब्जे वहां हटे हैं, और जो सकरी गली में ये मंदिर बंद था 6 फीट की, ये 30 फीट चौड़ा लंबा रोड बन गया, शानदार कॉरिडोर बन गया, बिना किसी विवाद के, बिना किसी धरना प्रदर्शन के, कोई ज्ञापन नहीं दिया गया, कोई कोर्ट कचहरी नहीं हुई, किसी पक्ष विपक्ष का कोई आमने सामने का कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ, जैसा पूरे देश में हम इन दिनों देख रहे हैं। तो उदयपुर एक ऐसी अद्भुत एक कहानी बन गई, जिसके बाद हम लगातार वहां डॉक्टर मिश्र के साथ गए। पिछले साल कोरोना के दूसरे अटैक में उनका हमारे बीच नहीं रहे, वो उनका निधन हो गया, लेकिन मैं हर माह, हर महीने में एक हेरिटेज वॉक यहाँ की निरंतर उनकी स्मृति में करता हूं मैं, और लगातार जाता हूं। तो ये पिछले 1.5 साल में उदयपुर में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी वहां हमने देखा है, फिर हमने उसके तमाम इंस्क्रिप्शंस के जो ट्रांसलेशन मिलते हैं, अनुवाद मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्काइव में, वो हम लेकर आए। तो उसका अतीत, उसका वर्तमान, आज का समाज, आज का उदयपुर, और अतीत के आईने में ये इस किताब में दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे हमारी एक पहल से वहां के स्थानीय लोग भी जागृत हुए, और एक हमारा हेरिटेज ग्रुप बन गया जो हर बार वहां लगातार एक्टिव रहता है, और उसकी वजह से उदयपुर एक नई दुनिया में, एक नई तरह की चीजें वहां दिखाई पड़ रही हैं हमको। हाँ सर, जैसे उदयपुर का नाम सुनते ही राजस्थान की याद आती है कि उदयपुर तो राजस्थान में है, लेकिन ये आपकी पुस्तक से हमें जानकारी मिली कि उदयपुर तो भोपाल के इनफैक्ट पास में ही 150 किलोमीटर दूरी है। उदयपुर जो राजस्थान का है, ये बड़ी किस्मत है उस उदयपुर की, और वो बहुत बाद का है, वो सिसोदियाओं का है, 500-600 साल से ज्यादा पुराना उसका इतिहास नहीं है। लेकिन इसका ज्ञात इतिहास 1200 साल का है इस उदयपुर का।
1200 साल के अलग हाँ अलग कालखंड के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो वहां मिलते हैं। जी, मुझे लगता है ये बहुत कम लोगों को पता होगा, भोपाल के इनफैक्ट कम लोगों को ही पता होगा इस उदयपुर के बारे में, मुझे जो लगता है। और ये आपने सर पिक्चर्स भी दी है इसके बारे में, जानना चाहेंगे उसमें क्या क्या आपने पूरा जी हाँ, काफी इसके पिक्चर्स में आपने एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ देखिए ये जो आप अभी जो पेज दिखा रहे हैं, हाँ। ये नटराज हैं। ये ओके। हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मोनोलिथ, एक ही चट्टान पर भगवान नटराज की मूर्ति पहली और एकमात्र उदयपुर में है। अच्छा। ये जो शॉट है ये ड्रोन से लिया है, 200 फीट ऊपर से लिया है। ये ओके ओके। 30 फीट लंबी रॉक पर, सिंगल रॉक पर नटराज रूप में भगवान शिव की वहां ये मूर्ति है, जो स्टेट आर्कोलॉजी का एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये संरक्षित स्मारक है। लेकिन ये अच्छा। आप सामने खड़े होंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। चट्टान के चारों तरफ घूमेंगे तो आपको कहीं सिर दिखेगा, कहीं पैर दिखेंगे। तो ये ड्रोन से फोटो लिया है, ये ड्रोन से लगभग अच्छा। 150 से 200 फीट ऊपर से ये फोटोग्राफ लिया गया है। इतनी ओके ओके। इतनी दुर्लभ पुरातात्विक संपदा, जो हमारे पुरखों की निशानियां हैं, ये पड़ी हुई है वहां हम्म। लावारिस जैसी। तो ये सब जी जी। दिखाने का, इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास है ये पुस्तक। और ये मैंने जिनको डेडिकेट की है, जिनको समर्पित की है, बड़ा रोचक उसका प्रसंग है, छोटा दीपाली जी बताना चाहूंगा मैं। हाँ। इस मंदिर में करीब 30 से 40 इंस्क्रिप्शन हैं आज भी संस्कृत के। और सबसे पुराना जो इंस्क्रिप्शन है जो इस मंदिर के निर्माण की घोषणा करता है, वो आप उसको इंग्लिश कैलेंडर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 942 साल पुराना है। अच्छा। 942 साल पुराना। उसकी डेट को जब आप इंग्लिश कैलेंडर में लेके आएंगे तो 30 मार्च उसकी डेट है। 30 मार्च 1080 एडी, 1080 एडी का ये इंस्क्रिप्शन है, जो ये अच्छा। घोषणा कर रहा है कि यहाँ उदयेश्वर राजा उदयादित्य ने ये उदयेश्वर भगवान का मंदिर निर्माण किया है और आज इसका ध्वजारोहण है। अब जैसे आज हम अखबार पढ़ते हैं और अखबारों में जो प्रिंट लाइन होती है जिसमें एडिटर का नाम जाता है पीछे, और कोई स्टोरी होती है जिसे बाईलाइन स्टोरी कहते हैं, जिसमें उस राइटर का या रिपोर्टर का नाम जाता है। तो उसी तरह से जब पुराने जमाने में इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे, शिलालेख लिखे जाते थे, तो उन शिलालेखों के रचयिता अपनी क्रेडिट लाइन देते थे उसमें। तो ये जो 1080 का शिलालेख है, ये पंडित श्रृंगवास के पुत्र पंडित महिपाल, जो परमार राजाओं की किसी बहुत बड़ी पोजीशन में पुरोहित रहे होंगे, कोई राज पुरोहित रहे होंगे, ये उन्होंने अपने नाम से मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार पर, वहां उन्होंने इसको बाईं तरफ इसको अंकित किया है। ये करीब 8-10 लाइनों का एक लंबा शिलालेख है, और उसमें वो पंडित महिपाल ने अपने पिता का नाम भी लिखा है कि वो ये घोषणा कर रहे हैं कि मंदिर बनके तैयार हो चुका है और आज इसका ध्वजारोहण होता है। तो मैंने ये जो पुस्तक है, मैंने पंडित श्रृंगवास के पुत्र पंडित महिपाल, जो हमारे ही कोई पूर्वज रहे होंगे, मैंने उन्हीं के चरणों में सादर समर्पित की है, उनको याद किया है मैंने। क्योंकि हमारे पास यही कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमें अपने अतीत से जोड़ते हैं, कुछ उनकी अच्छी यादों से हमें जोड़ देते हैं। अब पंडित श्रृंगवास और पंडित महिपाल का नाम अगर किसी संयोग से ये बचा रह गया मंदिर, तो हम तक ये मैसेज आया है कि कोई उस समय इस तरह के लोग हुआ करते थे, कुछ इस तरह की ट्रेडिशन हुआ करती थी। ये भारतीय स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। और मैं हर महीने यहाँ जाता हूँ और अपने तमाम मित्रों को यहाँ ले जाता हूँ वहां। तो वहां हमने ये देखा कि पिछले 1.5 साल पहले जब हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किए और ये सारा बदलाव, भौतिक जगत का जो बदलाव है, जो एनक्रोचमेंट हटे, थोड़ा सा काम हुआ, प्रशासन ने रुचि ली, सरकार ने ध्यान दिया, बिना किसी विवाद के कुछ चीजें सुधरती हुई दिखाई दी, तो वहां अचानक से लोगों के आने की संख्या बढ़ गई। शिवरात्रि के दिन 1 से 1.5 लाख लोग वहां थे। 1 से 1.5 लाख लोगों का मेला, पूरे आसपास के कम से कम कई जिलों के लोग वहां पहुंचते हैं। अब चूंकि वहां लगातार ये चर्चाओं में रहा है, तो इस वजह से संख्या वहां पर्यटकों की बढ़ गई है। हाँ सर, इसमें ये उदयपुर जैन परंपरा का भी इसमें मतलब बताया मंदिर में ना, एक आपके मंदिर। देखिए, परमारों के समय, हाँ। परमारों के जो राजवंश हुआ करते थे, उनके समय में सभी ये बौद्ध और जैन और शैव और जो हिंदू धर्म की अलग अलग धाराएं थी, उन सबके अद्भुत केंद्र थे ये सब, ये नॉलेज के सेंटर थे। तो जैनियों का एक बड़ा परिसर यहाँ मिलता है, जहाँ तीर्थंकरों की सारी खंडित प्रतिमाएं हैं वहां। और आज की तारीख में केवल 3 जैन परिवार वहां रहते हैं, सिर्फ 3 परिवार वहां रहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा परिसर जैनियों का वह रहा है। इसका मतलब यह है कि जब 1000-1200 साल पहले
और जब तक भी उदयपुर का वैभव बना रहा होगा, ये दिल्ली पर तुर्कों और मुगलों के कब्जे के बाद जो पूरे तूफान देश भर में जानलेवा चले हैं, इसके बाद जैसे जैसे इनका वैभव पर धूल जमती गई होगी, लेकिन जिन 300-400 सालों तक उदयपुर ने अपनी चरम सीमा पर अपना वैभव जिया होगा, तो उस समय ये जैन जैन संस्कृति का भी एक बड़ा केंद्र शिक्षा का, स्थापत्य का रहा होगा। तो आज भी हम उन परिसरों में जाएंगे तो हमें लगेगा कि ये कोई ऐसे, आज 3 परिवार वहां रहते हैं, लेकिन जिस समय ये सारे स्थापत्य के स्मारक खड़े किए गए होंगे तो वहां जरूर एक समृद्ध पूरी जैन जैन संस्कृति रही होगी। और जब इस तरह के स्मारक जो लोग बनाते हैं तो वो बताता है कि वो आर्थिक स्तर उन लोगों का कैसा रहा होगा, कितने समृद्ध लोग रहे होंगे जिन्होंने इतना निवेश अपनी संस्कृति में, अपनी सभ्यता और शिक्षा के केंद्र के रूप में उसको विकसित करने में लगाया होगा। तो ये जैन संस्कृति का बड़ा प्रसिद्ध केंद्र रहा होगा जब आप उनके परिसरों में, आज वो बड़ी टूटी फूटी अवस्था में है। और मैं फिर से दोहराऊंगा, बार बार दोहराता हूं मैं इस बात को, कि ये किसी भूकंप के कारण तहस नहस नहीं हुए हैं, ये पूरे हमलों में हुए हैं, लगातार हमलों में हुए हैं। 1235 में, सन 1235 एडी में पहली बार इस पूरे इलाके पर दिल्ली के जो तुर्क कब्जेदार जो इस्लाम के अनुयायी थे, तो एक शमसुद्दीन इल्तुतमिश नाम का एक जो आतंकी, कहता हूं मैं इनको, सुल्तान बादशाह नहीं कहता हूं, ये टेरर अटैक थे ये सारे। और जिस तरह का 9/11 हमने न्यूयॉर्क में अभी देखा, 9/11 जो देखा ट्विन टावर पे, जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था, तो ऐसे अटैक थे ये। हिंदुस्तान का कोना कोना 9/11 से भरा हुआ है दीपाली जी, और उदयपुर किसी खुशकिस्मती से बचा रह गया। एक बहुत ही एक ऐसी स्थान है जो हम सबको निमंत्रण देता है कि आप आइए। सर, आपने अपने बारे में लिखा है कि मीडिया में लगभग 2.5 दशक से भारत के मध्यकाल के इतिहास पर आपकी नजर रही है। तो आप इन विषयों पर जब काम करते हैं तो आप किस भूमिका में अपने आप को पाते हैं, इतिहासकार या खोजी पत्रकार? और इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप और भी कोई पुस्तक लिख रहे हैं? देखिए, इतिहासकार होना एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो इतिहास का एक विद्यार्थी भी नहीं रहा हूं, और मैंने गणित में पढ़ाई की और पत्रकारिता में आ गया, तो लेखन वगैरह से मेरा वास्ता रहा है। लेकिन इतिहास में मेरी दिलचस्पी बचपन से रही है, बहुत बचपन से। मैं नहीं जानता उसका कारण क्या है, लेकिन आज भी अगर मैं कहीं जाता हूं और वहां कोई पुरानी, कोई मंदिर, कोई महल, कोई किले, कोई खंडर मिल जाए, तो मैं कहाँ जा रहा हूं मैं ये भूल जाता हूं। मेरा पूरा समय मेरा वहीं चला जाता है। आज भी मेरे पास ये जो पीछे किताबों का कलेक्शन देख रहे हैं, ये गणित की किताबें नहीं है, ना पत्रकारिता की किताबें हैं। इनमें से ज्यादातर कोई ना कोई हिस्ट्री से जुड़ी ही कोई किताब है, जो पूरे देश की, जब मैंने 5 वर्षों तक लगातार यात्राएं की हैं, तो वहां से मैं वहां के लोकल हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी मुझे रेफरेंस मिले वो सब मैंने यहाँ संग्रह किए हैं। एक बात तो इतिहास का मैं जिज्ञासु हूं, जैसा मैंने सुरेश मिश्रा जी की जो हेरिटेज वॉक के संदर्भ में कहा कि वो एक जानकार मुझे मिल गए। मैं इतिहास का एक जिज्ञासु हूं, और जिज्ञासु और जानकार की एक जुगलबंदी के रूप में हमने ये हेरिटेज वॉक प्लान की थी। तो एक जिज्ञासु के रूप में ही मैंने इतिहास में खुद को देखा है। और मैंने कंटेम्परेरी, जब मैंने इतिहास की किताबें पढ़ना शुरू की, तो वो वही थी जो अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लोग उपयोग करते हैं। और मैंने थोड़े समय में ये पाया कि ये बहुत ही एक बनाया गया इतिहास है। दरअसल असल इतिहास दूसरा कुछ और है, जो छुपाया है, जो सत्य हमको बताया नहीं है। तो ये जो सवाल मेरे मन में खड़ा हुआ, तो मैं फिर कंटेम्परेरी राइटर्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में गया मैं, और ऐसे मुझे करीब करीब 50 से ज्यादा, जो पिछले 600-800 सालों में जब दिल्ली पर इस्लाम के अनुयायियों का कब्जा होता है, और जब अंग्रेज भारत आते हैं, अंग्रेज इनका सफाया करते हैं और अपनी हुकूमत यहाँ कायम करते हैं, तो ये जो 600-700 साल भारत की छाती पर बड़े कठिन गुजरे हैं, तो इस दौरान करीब करीब 50 से 60 ऐसे लेखक हैं जिन्होंने रियल टाइम डॉक्यूमेंट लिखे हैं, डायरियां लिखी हैं। मैं इनमें गया, मैंने इनके अनुवाद खोजे, और मैं इन यात्राओं में जगह जगह लाइब्रेरियों में भी देश भर की घूमा हूं मैं, तो वो मैंने खोज निकाले। और जब मैंने उनके रियल टेक्स्ट को मैं पढ़ा, मैंने रियल टाइम जो लिखा गया है, जब मैंने उसको पढ़ा, तो ये जो यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूलों में और सिलेबस में जो पढ़ाया जाता है, वो 90% असत्य है, झूठ है। उसको पढ़ के हमारे लोग बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट होने के नाते सिविल सर्वेंट भी बन जाते हैं। लेकिन वो असल इतिहास तो वो है जो
उन समय मौजूद, उनके समय में मौजूद जो लोगों ने लिखा है। और जब आप उनको पढ़ लेंगे तो आपकी नींद हराम हो जाएगी, आपका खून खोलेगा जब आप उनको पढ़ेंगे कि भारत ने क्या क्या ना भोगा होगा। तो ये जो मध्यकाल भारत का है, जब 10वीं 11वीं सदी के बाद में ये जो दिल्ली पर कब्जे होते हैं इन लोगों के, और उसके बाद में पूरी दिल्ली लुटेरों का एक अड्डा बना दी जाती है, जिसको हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने राजधानी लिखा। ये कोई राजधानी नहीं थी, ये सारे आतंकवादियों का और लुटेरों का अड्डा बना दी गई थी, जहां से ये 600 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी ऑपरेट करते रहे। जो खुद को सुल्तान और बादशाह लिखते थे, हमारे आजाद भारत में इनको भी इनके सिर पे सुल्तानों और बादशाहों के ताज पहना दिए गए, जबकि ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं है, ये क्राइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। और ये सारे क्रिमिनल थे भारत के, जिन पर आजादी के बाद में मुकदमे तय होने चाहिए थे मरणोपरांत। तो ये जो मध्यकाल का इतिहास है, इसने मुझे आकर्षित किया, क्योंकि ये मेरा भोगा हुआ सच है, ये आपका भोगा हुआ सच है। ये इतिहास ना मेरा है ना आपका है, ना किसी हिंदू का है ना मुसलमान का है, ये भारत का इतिहास है। भारत का इतिहास है मतलब हिंदुओं का भी इतिहास है, भारत का इतिहास है मतलब मुसलमानों का भी इतिहास है। उन मुसलमानों का जो कभी हिंदू जैन या बौद्ध ही थे 6-8 पीढ़ी पहले, और इन कंटेम्परेरी राइटर्स के विवरण में उनकी डिटेल्स हैं कि ये कैसे इनके धर्म परिवर्तन किए गए, कैसे इनकी पहचानें बदली गई बलपूर्वक, कितनी अपमानजनक परिस्थितियों में। वो एक जिंदा रहने की, एक मरने की बजाय इस्लाम कबूल करना एक जिंदा रहते हुए भोगी जाने वाली कैद थी। वो सजा का विकल्प था, वो सजा का विकल्प था कि अगर मरना नहीं चाहते हो तो ये इस्लाम कबूल करो। तो इस्लाम कबूल कर लिया तो वो एक सजा, जिंदा रहते हुए आजीवन कारावास। वो पीढ़ी दर पीढ़ी भुगत रहे लोग, उन्हें अपना सच्चा इतिहास नहीं पता है। तो ये दुर्भाग्य जो घटित हुआ है 75 सालों में, कि हमारे इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा वो सच्चा इतिहास नहीं लिखा। इसलिए हम लड़ते हैं, हम कहते हैं ये मस्जिद है, ये मंदिर है। अरे अगर इतिहास सच्चा पढ़ाया होता तो वो सबको दिखता कि वो क्या है। मैंने एक स्टोरी पे मैंने काम किया था, उसका मैंने हेडिंग आपको बता देता हूं, जिससे कि ये सारा मसला एक लाइन में सिमट जाएगा। मैंने उसका जो हेडलाइन था वो ये दिया था कि खंडित हो या साबुत, पत्थर झूठ नहीं बोलते। खंडित हो या साबुत, पत्थर झूठ नहीं बोलते। वो खुद कहते हैं कि वो क्या हैं। ये जो ज्ञानवापी का विवाद अभी चल रहा है, कोई नेत्रहीन व्यक्ति जिसने बचपन से कुछ देखा नहीं, नेत्रहीन है बचपन से, उन पत्थरों को टटोलकर वो भी बता देगा कि किसी मंदिर में खड़ा है वो। किसी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी विशेषज्ञों की और वीडियोग्राफी की जरूरत नहीं है। ये इतने ओपन फैक्ट्स हैं ये। लेकिन हमें क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि हमने इतिहास नहीं पढ़ा है। तो मैंने इस मध्यकाल के इतिहास में बहुत गहरे गोते लगाए हैं, एक जिज्ञासु के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में। मेरे पास इतिहास की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मैं मीडिया में रहा हूं तो मैं 360 डिग्री पर गया हूं, मैं किसी डिग्री में नहीं गया हूं। तो आपके अनुसार ऐतिहासिक विरासत को बचाने के प्रयासों में क्या कमी है और क्या नया किया जाना चाहिए इसके लिए? मैं ऐसा मानता हूं कि ब्रिटिश पीरियड में, अंग्रेजों के समय जितना काम भारत की पुरातत्व में, भारत की आर्कियोलॉजी में, इतिहास में जितना अधिक काम हुआ है, 75 साल में पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हमारे पूरे 30 राज्यों की जो राज्य के पुरातत्व विभाग हैं, ये मिलकर भी उतना नहीं कर सके हैं। और जितना काम ब्रिटिश पीरियड में पूरा हुआ होगा, उतना अकेला अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का एक ही व्यक्ति करके चला गया है इस भारत में, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट नहीं था। उसने कोई आर्कियोलॉजी की डिग्री नहीं ली थी, उसने इतिहास की भी कोई डिग्री नहीं ली थी। वो फौजी था, वो आर्मी अफसर था और वो मैकेनिकल इंजीनियर था। लेकिन जब वो भारत आया और भारत आने के बाद में उसने जब यहाँ की संस्कृति और यहाँ की सभ्यता और यहाँ के मंदिरों और यहाँ के महलों, आर्किटेक्चर में जब वो गया, तो वो तो पूरा, मुझे तो ऐसा लगता है दीपाली जी, मैंने पूरे ब्रिटिश पीरियड के ऐसे करीब 15 स्कॉलर्स की एक लिस्ट बनाई, जिन्होंने भारत की प्राचीन भाषाएं पढ़ी, जिन्होंने भारत की आर्कियोलॉजी में गए, जो स्तूपों को जिन्होंने खोद खोद के निकाला। ये नालंदा, जो बख्तियार खिलजी नाम के एक इस्लामिक टेररिस्ट ने पूरा जलाकर राख कर दिया था, उसकी खुदाई और उसका परिचय हमें आधुनिक विश्व को किसने कराया? ये इन्हीं अंग्रेजों ने कराया। इन्हीं अलेक्जेंडर कनिंघम ने, सांची में आया, वो एक किताब लिखकर चला गया, सांची आया तो द भिल्सा टॉप, उसने सांची पर काम किया, पूरा पेशावर से लेके और पूरा म्यांमार तक और तमाम बिहार के पूरे
बौद्ध स्मारकों में वो गया और उसने झाड़ पहुंच के पूरे सारनाथ, ये पूरा नालंदा, ये विक्रमशिला, ये सब उसने उघाड़ कर खड़े किए जो जमीन के अंदर दफन थे। उसने पुरानी भाषाएं पढ़ी ताकि वो शिलालेख को पढ़ सके, समझ सके उन लोगों ने। तो मैं समझता हूं कि ये 15-20 ऐसे तमाम, फर्ग्यूसन एक था, जेम्स फर्ग्यूसन, कारोबारी आदमी था, स्कॉटलैंड का कारोबारी बिजनेसमैन था आप लोगों की तरह, लेकिन वो 15-20 साल उसने बिजनेस में खूब दौलत कमाई और एक दिन जाके खड़ा हो गया वो कि अब मैं क्या करूं, मैं तो इतनी कल्पना भी करके नहीं आया था कि कोलकाता में इतना पैसा कमा लूंगा मैं। उसने वहीं अपना काम अपने दूसरे लोगों को दिया और बाकी बचा हुआ जीवन उसने भारत के टेम्पल आर्किटेक्चर पे लगाया। उसने 3000 टेम्पल्स में गया वो, और उसने उस समय कैमरे नहीं थे, साधन नहीं थे, उसने पेंसिल से उनके ड्राइंग बनाए और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के जर्नल्स में उसने छपवाए। उसने पश्चिम की दुनिया को बताया कि भारत का आर्किटेक्चर क्या है, भारत की जो स्थापत्य की ऊंचाई है, उसकी जो समझ है, उसका जो ज्ञान परंपरा है भारत की, वो क्या है, उसने बताया हमको। तो ये जो 15-20 स्कॉलर मुझे नजर आते हैं, मुझे तो लगता है कि ये हमारे कोई ऋषि मुनि पुनर्जन्म लेके यहाँ आए थे और ये भारत में नहीं जन्मे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर यहाँ पैदा होंगे तो खैनी चबा के नालंदा पे थूकेंगे हम। ये कर रहे थे हमारे लोग यहाँ। तो इन्होंने काफी काम किया है, उतना काम आजाद भारत की, मुझे कहते हुए बड़ा दुख है, मैं बहुत जिम्मेदार जगह पर हूं और बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि आजाद भारत की सरकारों ने, चाहे वो राज्य में रही हो चाहे वो केंद्र में रही हो, एक किस्म की नेत्रहीनता, एक किस्म का शातिर साजिश के तहत हम लोगों को इन विषयों से दूर रखा गया, ध्यान ही नहीं दिया गया। और जब ध्यान नहीं दिया सरकारों ने, तो समाज भी अपनी समस्याओं में 24 घंटे उलझा रहता है, उसे क्या लेना देना कि इसका क्या करना है। तो मैं समझता हूं कि उदयपुर की जो स्टोरी है, ये समाज के जागृत होने की एक कहानी है कि अगर कुछ लोग जागृत होते हैं तो कई लोग जुड़ जाते हैं और बिना सरकारों के मदद के कुछ चीजें ऐसी घटित हो जाती हैं जो चमत्कार लगती हैं हमें। आज आप जाकर उदयपुर ही देखिए, अभी के मोहम्मद ने विश्व विरासत दिवस पर भोपाल में इसी किताब को रिलीज करते हुए कहा, वो आदमी 40 साल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सेवाओं में रहे हैं, इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, दुनिया भर में उनका नाम है। उन्होंने कहा कि समाज के स्तर पर किसी विरासत को बचाने का उदयपुर उनकी स्मृति और अनुभव में एकमात्र उदाहरण है। सरकारें करती हैं ये काम, बनारस में जो कुछ हुआ, कैरिडोर बना, पूरा एक दमघोंटू वातावरण जो 75 साल से था और पुराना विवाद था, वो सब उन्होंने बाईपास करके इतना बड़ा अगर काम हुआ है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर हुआ है और सरकार की पहल पर हुआ है। समाज कहीं इन चीजों में नहीं आता बीच में, तो समाज को आना चाहिए, इस तरह हम इनको बचा सकते हैं। और आज भी हमारे आसपास ऐसे अनगिनत उदयपुर पड़े हुए हैं जहां चोरियां हो रही हैं, जहां मूर्तियां चोरी हो रही हैं, जहां लगातार कब्जे हो रहे हैं, नाजायज कब्जे हो रहे हैं। इसी उदयपुर में जो परमारों का 1000 साल पुराने महल के खंडहरों पर मदरसा चल रहा था, ये डॉक्टर सुरेश मिश्रा जब वहां गए तब उनने देखा और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को जो 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 ट्विटर पर एक मैसेज किया था वो यही था, और वो फोटोग्राफ थे निजी संपत्ति के, और 15 दिन में वो हटा, वो कब्जे हटे। तो ये कब्जा कौन किए बैठे हैं? आज जब हमने उदयपुर में काम किया तो पूरे मध्य प्रदेश से कम 5 जगहों से मुझे लोगों ने संपर्क किया है जहां ऐसे ही कब्जे हैं, जो स्मारक ना राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित हैं, ना केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित हैं और लावारिस पड़े हुए हैं। तो कोई भी गया एक दिन और हरे झंडे 4 लगा के आ गया और अगले दिन किसी पीर फकीर की मजार की घोषणा हो गई वहां और समाज सोया हुआ है। वो ये भी नहीं पूछता कि कल आके कौन दफन हो गया, भैया ये तो महल था, ये तो किले पुराने पड़े हुए हैं, यहाँ किसकी मजार बन गई अचानक से। तो ये जो एक आपने शुरू में जो 4 लाइन पढ़ी मेरी लिखी हुई, तो ये जो सोए हुए समाज के लक्षण नहीं है, ये मूर्छित समाज के लक्षण है, जो मूर्छा में पड़ा हुआ है बिल्कुल, अपना परिवार, अपनी प्रगति, अपनी नौकरी, अपने पैकेज, अपने फायदे, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सिलेक्शन, सब कुछ हमारी महिमा होती रहे, देश भाड़ में जाए। तो ये जो इस मानसिकता से सब जब समाज चलता है तो बर्बादी की ऐसी दास्तानें लिखी जाती हैं। और जब जागता है तो फिर हम देख रहे हैं अभी जो भी बदलाव जहां आ रहे हैं देश में, एक सांस्कृतिक चेतना जागृत हुई है। और मुझे लगता है उसी चेतना, उसी एक व्यापक जो वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, संयोग है कि उदयपुर भी ऐसे ही समय पर उठकर खड़ा हो रहा है। फिर इस पुस्तक में ओरछा, ग्वालियर, उदयपुर सहित परमारों की विरासत के इर्द गिर्द
घूमती कहानियां हैं। और इधर जब से हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रखा गया है, तब से एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजा भोज की नगरी एक कौतूहल का विषय सा बन गया है। तो क्या जागता हुआ कस्बा इस कौतूहल का समाधान दे पाएगा? ये एक केवल एक दिलचस्पी जागृत करने तक तो हो सकता है कि किताबों की भूमिका होती है। जिनकी जिनकी दिलचस्पियां उस तरह की हैं वो पढ़ेंगे उसको, तो एक जागृति पैदा होती है। लेकिन हमें अपने बच्चों को अपने स्कूल में अपने विद्यार्थियों को, कॉलेज में अपने विद्यार्थियों को कुछ ऐसी किताबों की तरफ जरूर प्रेरित करना चाहिए और एक स्टडी सर्कल ऐसे बना के उनको अनिवार्य रूप से उनको ऐसे विषयों में ले जाना चाहिए। और मैंने अभी शासन को भी ये कुछ सुझाव दिए हैं कि ऐसा अनिवार्य किया जाना चाहिए कि स्कूल स्तर पर कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर स्कूल स्तर पर जो विद्यार्थी हैं 12वीं कक्षा तक पढ़ते हैं जो कॉलेज स्कूलों में, तो वो कम से कम अपने मध्य प्रदेश की हेरिटेज वॉक करें। साल में एक बार एजुकेशनल टूर जो हो तो वो एक हेरिटेज वॉक के रूप में हो, और बच्चे मध्य प्रदेश के अंदर ही अलग अलग जिलों में जाएं, अलग अलग स्मारकों में जाएं। और जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, उनको अंतर राज्यीय कुछ पर्यटन के हेरिटेज वॉक प्लान करने चाहिए कि वो नालंदा जाके देखें, वो विक्रमशिला जाके देखें, वो वाराणसी जाके देखें, मथुरा जाके देखें, अयोध्या जाके देखें, श्रावस्ती जाके देखें, वो कुंभलगढ़ जाएं, चित्तौड़गढ़ जाएं, जयपुर और जोधपुर जाएं, और वो दूर दक्षिण में विजयनगर के खंडहरों तक भी जाएं। तो जो कॉलेज में आ गए हैं वो अनिवार्य रूप से उनके जो शैक्षणिक प्रवास होते हैं, शैक्षणिक यात्राएं जो होती हैं, अगर नहीं होती हैं तो हेरिटेज वॉक के रूप में होनी चाहिए। और उनको ये अभ्यास दिया जाना चाहिए कि वो जब कहीं जाएं, साल में एक बार स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से अनिवार्य रूप से ये हो कि वो उनको एक हेरिटेज वॉक एक सेशन में करनी ही है। और वो केवल फोटो खिंचवाने या मनोरंजन पिकनिक के लिए नहीं जाना है। जब वो वहां जाएं तो वहां के बारे में कुछ लिखें, वहां के बारे में कुछ पढ़कर जाएं, कुछ पढ़कर आए, सवाल लेकर जाएं, सवालों के जवाब लेकर आए, और लौटने के बाद एक राइटअप लिखें। आजकल सबके पास मोबाइल हैं, तो जाके अपने कुछ अच्छे वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पे उसको शेयर करें, कुछ अच्छा देखा है तो उसकी लर्निंग शेयर करें हमारे साथ में। तो ये अभ्यास निरंतर होना चाहिए, क्योंकि परिवारों में हम कभी अपने बच्चों को हेरिटेज वॉक पे नहीं ले जाएंगे। हम अपने साथ अपनी रुचि जहां होगी, हम गोवा चले जाएंगे, हम कहीं ठंडे राज्यों में चले जाएंगे, उत्तराखंड हिमाचल में चले जाएंगे, और बच्चों को भी वहीं ले जाएंगे। हम हेरिटेज वॉक पे खुद भी नहीं जाते तो हम अपने बच्चों को भी नहीं ले जाएंगे। तो ये अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस समाज को इसी तरह से एक हेरिटेज से जोड़ने का बचपन से एक अभ्यास शुरू करना चाहिए। शायद 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद जो बच्चे साल दर साल अलग अलग हेरिटेज वॉक करके निकलेंगे, 12 साल की स्कूल की पढ़ाई में 10 हेरिटेज वॉक करेंगे, 5 साल की कॉलेज की पढ़ाई में 5 हेरिटेज वॉक करेंगे, तो ये जो 15 वॉक करेंगे वो पूरे अपने कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी करते करते तो कुछ भारत की संस्कृति से जुड़ेंगे, कुछ उनके दिमाग में सवाल पैदा होंगे, कुछ उनको ज्ञान प्राप्त होगा। हो सकता है उनमें इतिहास की रुचि रखने वाले लोग फिर उस विषय में आगे चले जाएं और कुछ अच्छा काम आगे जीवन में करें। अभी तो सब डॉक्टर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है, सबको एमबीए करना है, या सबको आईएएस बना दीजिए तो बढ़िया जाके काम करें। वो बस जीवन के ये लक्ष्य तय कर लिए हैं, ना इतिहास से कोई लेना देना, ना कोई संस्कृति से कोई लेना देना। तो ये हेरिटेज वॉक शैक्षणिक प्रवास के रूप में, एजुकेशनल टूर के रूप में हर स्कूल कॉलेज में अनिवार्य किया जाना चाहिए। बच्चों को आसपास जाइए, ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, सीमित बजट है, आसपास चले जाइए, दिन भर गुजारिए, देखिए। हाँ सर, ये आपने वाकई बहुत अच्छा बताया है। एक सजेशन कि स्कूल वालों को भी इसमें करना चाहिए कि हेरिटेज वॉक साल में एक बार तो बच्चों को ले जाना चाहिए कहीं ना कहीं, ताकि वो अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जान सकेंगे। जरूरी है सही बात, क्योंकि आजकल देखा गया है कि ज्यादातर लोग आउट ऑफ इंडिया ही घूमने जाते हैं, इंडिया में भी लोग कम घूमने जाते हैं, तो उससे वो अपनी संस्कृति, अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस को कैसे जान पाएंगे फिर। मैं हर जगह ये बोलता हूं कि आप जीवन में कुछ भी करिए, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, टीचर बनिए, प्रोफेसर बनिए, आईएएस आईपीएस बनिए, नेता बनिए, जो बनना है अपनी आजीविका के लिए कुछ भी बनिए। ये आजीविकाएं हैं, ये आपके घर का चूल्हा चौका चलाएंगी और कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपकी आपके आपके आजीविकाएं हैं, ये आपका आपका जीवन यापन करने का एक एक जरिया है ये। तो कुछ भी बनिए, लेकिन
अपने इतिहास को जरूर पढ़िए। चाहे आप डॉक्टर बन रहे हैं तो भी भारत का इतिहास आपको पता होना चाहिए। आप इंजीनियर बन रहे हैं तो आपको पूरे भारत के बारे में आप दिन भर बात कर सकें, इतना ज्ञान आपको होना चाहिए। तब आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, तब आप एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर आप नेता या अफसर बन गए तो भारत के इतिहास को जब आप पढ़कर निकलेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे कि जो भारत में इतिहास बनेगा, जो भविष्य में भारत का इतिहास बनेगा। तो इसलिए अगर आप बिना इतिहास को पढ़े हुए आप कैरियर में कहीं भी जा रहे हैं तो आप एक बिना नींव की इमारत की तरह अपने आप को ऊपर ले जा रहे हैं। इतिहास आपकी नींव बनाता है, इतिहास आपकी नींव बनाता है, उस पर आप अपने कैरियर की इमारत को खड़ा करिए। जी सर। सर तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें, और बहुत अच्छे से आपने बताया उदयपुर जो इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे जो भोपाल के आसपास ही है। और बहुत बढ़िया सर, आपकी राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी बुक में। मैं चाहूंगी कि लोग वाकई मतलब ये प्रोग्राम देख के लोगों का मन होगा कि यह बुक परचेस करना चाहिए, इसके बारे में और जानकारी लें। तो ये बुक फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर अवेलेबल है, और भोपाल में लैंडमार्क द बुक स्टोर बिटन मार्केट पर भी ये बुक मिल जाएगी आपको। तो दर्शकों, मैं आप सभी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने आपका टाइम निकाला और ऑनलाइन जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। और आप हमारा फेसबुक पेज जरूर ज्वाइन करें। ऑथर, एक तो ऑथर्स एंड ब्लॉगर्स ग्रुप है इंदिरा पब्लिशिंग हाउस का, वो, और हमारा इंदिरा पब्लिशिंग हाउस का फेसबुक पेज भी, वो भी आप लाइक करें। और ताकि उसमें आपको हमारे ऑथर डिस्कशंस और लिटरेरी इवेंट्स की जानकारी मिलती रहेगी, उससे फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे फेसबुक पेज पर दिए हुए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए ऑथर, एक नई पुस्तक के साथ, शनिवार की शाम लेखक के नाम कार्यक्रम में। नमस्कार। तो जब तक के लिए हाँ, ध्यान रखिए। धन्यवाद।